Hello, friends. Assalamu alaikum to all of you, and good evening. My name is Rauf Rahman, and I was teaching actually economics last year on this very channel. And at that time, it was named as Latif Commerce Academy, but now the name has been changed. Okay, so from today onwards, देखिए जो अब आने वाले एसएसबी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा नहीं है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लेकिन हाँ जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स आप सर्च कर सकते हो। वो गिवन है इन द प्लेलिस्ट, वहाँ पे मेरे 24 लेक्चर्स हैं तो वो आप देख सकते हो। एंड वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द बुक, तो वो उससे भी आप पढ़ सकते हो। एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट जो भी एग्ज़ाम पिछले साल हुई, जैसे केएएस हुआ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ, या फिर उसके बाद फा हुआ, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, इन एवरी एग्ज़ाम देयर वेयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक. For example, in KS, out of 7 questions, 6 questions were from that book. Similarly, in your FA exam, there were these 10 questions and 9 were directly from the book. तो एक क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था फ्रॉम द दिस इन माय लेक्चर्स, ठीक है। तो आप अब जो है न्यूज़ एनालिसिस आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब डेली द हिंदू की, और उसके बाद इंशाल्लाह जो आगे है मैं आपको एआईआर न्यूज़, जो इंडियन एक्सप्रेस में भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी वो भी दूंगा। तो आपको कोई भी मैगजीन, कोई भी और कोई सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपको पीडीएफ एट द एंड ऑफ द मंथ प्रोवाइड किया करूँगा ऑफ द होल न्यूज़, तो ताकि मतलब जो करंट अफेयर्स है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। तो और एंड आई एश्योर यू कि मतलब आपको करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि दैट यू विल कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव, सपोर्टिंग माई लेक्चर्स, माई न्यूज़ एनालिसिस डेली। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट कि हमारे JNK से मतलब ऐसी कोई न्यूज़ एनालिसिस हिंदू की आ रही है, ठीक है। सो ये आपके, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी है, आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी है, और अगर आप मतलब कोई भी सब्जेक्ट, मान लो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, उसके रिलेटेड मतलब हर किसी टॉपिक का आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैं पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रीड द न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ को करेक्ट वे रीड करने के लिए क्या होती है, ठीक है। देखो बेटा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आप मान लीजिए न्यूज़ आ गई, ठीक है, कोई भी न्यूज़ आ गई इन द हिंदू और से इन इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब तो न्यूज़ तो आएगी, मान लो कोई भी आर्टिकल आया रिलेटेड टू द फार्म लॉज और रिलेटेड से कि यहाँ पे है जैसे इंडिया सेंड सीनियर डिप्लोमेट्स टू काबुल, तो यहाँ पे अब न्यूज़ तो अखबार आपको देगा और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। लेकिन फिर कुछ चीज़ें होती है जो हमें एक्स्ट्रा सर्च करनी पड़ती है, और बच्चे फिर बोलते हैं कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, उससे क्या करें, कहाँ से लाए। देखिए, न्यूज़पेपर को ब्रीफली पढ़ना होता है, तो इनिशियली आपको टाइम लग सकता है, बट विद टाइम ये टाइम खुद ही जॉट डाउन होता है। तो न्यूज़ में पहले तो आप न्यूज़ पढ़ेंगे, सपोज मान लीजिए अभी मैंने बोला यहाँ पे है अफगानिस्तान की बात, ठीक है, काबुल की बात, काबुल टॉक्स विद तालिबान। तो यहाँ पे आपको देखना है मतलब कौन कौन सी प्लेसेस है, कौन कौन से मिशंस है इंडिया के अफगानिस्तान में, क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने वहाँ बनाई है, क्या अफगानिस्तान ने कुछ यहाँ भेजा। तो वो चीज़ें न्यूज़पेपर डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर वाला जो एडिटर लिखता है वो तो पब्लिक के लिए लिखता है, वो थोड़ी SSB के लिए या UPSC के लिए लिखता है, तो वो लिखता है पब्लिक के लिए। तो उसको फिर जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है वो हमें काफ़ी बार सर्च करनी पड़ती है, मतलब गूगल सर्च करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए दिक्कत आ जाती है बहुत सारी स्टूडेंट्स को। तो मेरी एनालिसिस से मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो भी रिलेवेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू एनीथिंग वो सब डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ ये 3 जून का न्यूज़पेपर है, तो इसकी मैं आज एनालिसिस करूंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह जो धीरे धीरे है कल से मैं मतलब 3 जून से स्टार्ट होगा, तो आप मान लीजिए आप 3 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, सी बेटा, नाउ हियर इज द फर्स्ट टॉपिक, इंडिया सेंड्स सीनियर डिप्लोमेट्स टू काबुल फॉर टॉक्स विद तालिबान। तो मतलब देखिए, इंडिया अर्ज तालिबान अर्ज इंडिया टू रीओपन इट्स एम्बेसी। तो यहाँ पे आर्टिकल आया है कि मतलब जो इंडिया ने है अपना एक डेलीगेशन डिप्लोमेट्स का सेंड किया काबुल की ओर, ठीक है, तालिबान तालिबान के साथ बात करने के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे आएगा तालिबान, ठीक है, तालिबान रेजीम, तालिबान रेजीम। तो आपको पता होगा पिछले साल क्या इवेंट जो वर्ल्ड में हुआ, जब US फोर्सेस ने लीव किया फ्रॉम द तालिबान, फ्रॉम दिस अफगानिस्तान, तो तालिबान ने टेक ओवर किया, ठीक है। तो तालिबान ने वहाँ की गवर्नमेंट गिरा दी और अशरफ गनी वहाँ से चल के जो है तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान को छोड़ गया। तो उसके बाद पता है आपको मतलब बहुत सारी जो है क्राइसिस उठा अफगानिस्तान में, और मतलब वर्ल्ड में भी पूरा क्राइसिस उठा, हल्ला मचा के ये क्या हुआ, मतलब तालिबान ने कैप्चर कर लिया, अब क्या होगा। बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि मतलब
अब बहुत सारी कंट्रीज आ रही है कि नहीं हमें बात करनी चाहिए, अगर ये मतलब डेमोक्रेटिक फ्रंट पे काम कर रहे हैं देन वी शुड सपोर्ट देम। तो अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एसएसबी से इंपॉर्टेंट बन सकती है, देखिए द इंडियन टीम इज बीइंग लेड बाय जेपी सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी। देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है खाली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूरत नहीं है आपको न्यूज़ पढ़ने की, तो वो मैं आपको बताया करूंगा थ्रू माई एनालिसिस। सी द इंडियन टीम इज बीइंग लेड बाय जेपी सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है ऑफ जेपी सिंह। तो जेपी सिंह आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जॉइंट सेक्रेटरी है किसके, जो ये है अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बाकी ये जो न्यूज़ बोल रहा है यही बोल रहा है कि मतलब हाँ यहाँ पे आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट। सी बेटा तालिबान गवर्नमेंट में क्या है कि तालिबान गवर्नमेंट को अगर हम देखें, जो तालिबान टेक ओवर है वो जो है इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मतलब वो तालिबान को हम इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो है अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान सपोर्टेड गवर्नमेंट। तो अफगान लेड मतलब जो अफगानिस्तान के पीपल थ्रू डेमोक्रेटिकली अगर वो इलेक्शन में भाग लेते हैं और फिर किसी पार्टी को चुनते हैं तो देन इंडिया विल रिकॉग्नाइज दैट, बट करंटली इंडिया का स्टैंड जो तालिबान पर है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडिया रिकॉग्नाइज तालिबान, सो आंसर इज नो, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। और ये भी आपको पता होगा इंडिया ने जो अपनी एम्बेसी है, एम्बेसी जो इंडिया की है, इंडिया का सफारत खाना, इन्होंने क्या किया था, इस एम्बेसी को क्लोज किया था आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, ठीक है। जैसे कि कई सारी कंट्रीज़ ने किया, बट बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी एम्बेसी जारी रखी। उसमें जैसे आप देखोगे यहाँ पे जिन्होंने एम्बेसी जारी रखी दैट इज़ चाइना, ठीक है, चाइना ने अपनी एम्बेसी वहाँ रखी, रशिया ने रखी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखोगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की भी एम्बेसी वहाँ पे रही, ठीक है। सो दीज आर फ्यू कंट्रीज जिनकी एम्बेसीज वहाँ पे अभी भी काम कर रही है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, ठीक है। और उसके बाद कुछ पैक्ट्स भी साइन, तालिबान ने कहा था कि हम कुछ पैक्ट्स करेंगे साइन विद द चाइना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है दिस यू कैन सी दैट what we call that BRI, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो ये कर रहे थे कि मतलब हम तालिबान को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो मतलब वो पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड चाइना का मतलब फिर एक फ्रेंड बन जाता, ठीक है। तो वो एक मतलब इंडिया का अभी एक कंसर्न है, सो दिस इज द कंसर्न। तो राइट नाउ जो है इंडिया का, तो जेपी सिंह यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गया जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द MEA, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बनती है, देखिए ये हबीबा हाई स्कूल, तो ये आ सकता है क्वेश्चन में कि कभी कि हबीबा हाई स्कूल कहाँ है और किसने बनाया है, तो ये बना है विद द इंडियन असिस्टेंस, हबीबा हाई स्कूल। तो देखिए ये बना है विद द इंडियन असिस्टेंस, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प किया है दिस, तब की जब गवर्नमेंट थी जो पहले मतलब तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी, तो इसमें किसने किया है हेल्प, इंडिया की असिस्टेंस से बनाया गया है। एंड चीमतेल इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, तो हाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चीमताला। तो चीमताला आप याद रखोगे नाम, चीमताला क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन है जो बनाया गया था, जिस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती थी काबुल को। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हबीबा हाई स्कूल एंड चीमताला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप अगर हम देखें, देखिए देखिए यहाँ पे अब दूसरी न्यूज़ जो आ रही है, इंडिया इसराइल टू एनहेंस डिफेंस टाइज। तो हाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इंडिया इसराइल का आया न्यूज़ में, तो देखिए अब इंडिया इसराइल पे खाली न्यूज़ में आया, तो यहाँ पे देखिए छोटी सी न्यूज़ दी हुई है, अगर आप ये पढ़ोगे ये पॉसिबल नहीं है कि इससे आपका क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो इंडिया इसराइल में जैसे मान लीजिए किस किस में कॉपरेशन है, अगर हम देखेंगे इंडिया इसराइल की कॉपरेशन, इंडिया एंड इसराइल की कॉपरेशन है इन दिस डिफेंस, ठीक है, डिफेंस। And then we can see also in agriculture and we can also see that ट्रेड, ठीक है, ट्रेड भी होता है बिटवीन इसराइल एंड
इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग वो भी है, ठीक है। तो डिफेंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, तो इनमें रिलेशन है इंडिया और इसराइल का। और उसके बाद अगर आप देखोगे इंडिया का स्टैंड क्या है ऑन द इसराइल, तो इंडिया का जो स्टैंड है ऑन द इसराइल वो ये है कि देखिए इंडिया सपोर्ट्स द टू स्टेट सोल्यूशन। मतलब देखिए अगर आप इसमें तो बैकग्राउंड पे अब जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे सी, if you look at here, India Israel to enhance defense ties, right now, see, इंडिया एंड इसराइल टू एनहांस डिफेंस टाइज। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए इंडिया इसराइल का पहले जब इसराइल जब बना था, जब क्रिएट हुआ था 1948 में, तो ये जब क्रिएट किया था ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश ने वहाँ से लीव किया था, उसके बाद कुछ वॉर्स भी हुए, जैसे 1967 में विद दोज इजिप्ट, सीरिया एंड दैट लेबनान, और यू कैन सी दैट जॉर्डन। तो उसके साथ वॉर हुआ इसराइल का, जिसमें इसराइल ने मतलब उन कंट्रीज़ को हराया विद द बैक ऑफ ब्रिटिश एंड दैट यूएसए, ठीक है। तो ब्रिटिश यूएसए का बैक लेके इसराइल ने उन कंट्रीज़ को हराया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि मतलब इसराइल ने धीरे धीरे जो है, आपको पता होगा, अब यहाँ पे आपको याद रखना है प्लेसेस, मतलब जैसे वेस्ट बैंक हुआ, ठीक है, वेस्ट बैंक हुआ। तो ये मैं इंशाल्लाह मैगजीन जो मेरा आएगा मंथली मैगजीन, उसमें ये अच्छे से जो मंथली पीडीएफ आएगी उसमें से कवर होगा, ठीक है। जैसे वेस्ट बैंक मान लीजिए न्यूज़ में आया, ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हमास का न्यूज़ में आया, ठीक है, या और कोई रीजन जो है न्यूज़ में आया, या आयरन डोम टेक्नोलॉजी न्यूज़ में आई, तो वो चीज़ें हमें देखनी है, वही इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो खाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर। तो हाँ, तो जब अब हाँ, तो इंडिया का पहला हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए इंडिया का स्टैंड, इंडिया का स्टैंड। तो इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड on this if we look at the Palestine issue, what is the India stand? India supports two state solution, India supports two state solution, 2S solution। तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ आफ्टर 1 मंथ, सो बी फ्रैंक, बस देखते जाइए, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखनी है न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। तो जो है देखिए यहाँ पे इंडिया जो है टू स्टेट सोल्यूशन, मतलब पैलेस्टाइन को और इसराइल का अलग अलग स्टेट अगर हो जाए तो वो ये मान लेती है। तो टू स्टेट सोल्यूशन कहाँ से आया था? फ्रॉम द ओस्लो अकॉर्ड, फ्रॉम द ओस्लो अकॉर्ड। तो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था इन नॉर्वे बिटवीन दिस पैलेस्टाइन एंड दिस इसराइली गवर्नमेंट, ठीक है। तो नॉर्वे में ये हुआ था ओस्लो अकॉर्ड। तो आज जो न्यूज़ है, देखिए इंडिया एंड इसराइल साइंड अ विजन डॉक्यूमेंट टू डीपन द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉपरेशन। तो विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ किसके लिए? डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये दो न्यूज़ेज आपको समझ आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, वी विल सी कि अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या बन जाती है, ठीक है। सी, यहाँ पे है ग्रिम टर्न। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आया है अबाउट द ग्रिम टर्न, इट इज अबाउट द रिमूवल ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस हैज सीन द बिगिनिंग ऑफ फ्रेश चैलेंजेस इन कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 370 की बात की गई है, मतलब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया। तो ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका मेंस देना चाहिए, या यूपीएससी का मेंस, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज सच एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा यहाँ पे अगर आप मेंस दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 370 से क्या हुआ। तो यहाँ पे एट द एंड लिखा है आर्टिकल 370 was not the end of the problem but the beginning of fresh challenges in Kashmir which need careful handling rather than just muscular triumphalism, ठीक है, triumphalism। तो खाली मतलब वो मस्कुलर ताकत जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ मतलब स्ट्रेटजिक पॉइंट्स भी जरूरत है। नाउ यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है ये भी मेन रिलेटेड है, इंडिया पाकिस्तान टाइज एंड द मिरर ऑफ 2019, देयर आर साउंड रीजंस व्हाई न्यू दिल्ली मस्ट शिफ्ट कोर्स फ्रॉम द बेलिजेंस इट वंस प्रॉफिटेड फ्रॉम। तो इंडिया पाकिस्तान टाइज के बारे में यहाँ पे बात की गई है इस आर्टिकल में। देखिए इस आर्टिकल में जो बात की गई है इंडिया पाकिस्तान टाइज पे, ये कहा गया है कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की टाइज जो है 2019 में काफ़ी ख़राब हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी ख़राब होने के बाद जो है 2019 में आपको पता होगा जब वो बालाकोट स्ट्राइक, और वहाँ से फिर पाकिस्तान ने भी कुछ एयरक्राफ्ट का स्ट्राइक किया था। तो ये जो है ये टाइज जो है बहुत ख़राब हुई थी 2019 में। एंड आफ्टर द आर्टिकल एबोग्रेशन ऑफ आर्टिकल 370 दे फर्दर वर्सनड। बट यहाँ पे ये कहा गया है कि दैट देयर वेर बैक चैनल टॉक्स विद द पाकिस्तान। तो अजीत डोवेल जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, ही मतलब बैक चैनल टॉक्स उन्होंने किए किसके साथ? दिस विद दिस पाकिस्तान, ठीक है, विद पाकिस्तान यूजिंग द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज एन इंटरलॉक्यूटर। तो बीच में जो था इंटरलॉक्यूटर कौन था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे। बैक चैनल टॉक्स किसने स्टार्ट की थी? अजीत डोवाल ने।
और इंटरलॉक्यूटर कौन कंट्री थी? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, या जिसे आप दुबई कहते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा अच्छा जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान ने मतलब देखिए जब एलएसी पे क्राइसिस चल रहा था पाकिस्तान इंडिया और चाइना का, तो इंडिया और चाइना का क्राइसिस तो चल रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप याद रखो कि इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो क्राइसिस चल रहा था, तो उसमें जो है पाकिस्तान ने क्या किया कि मतलब इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि हम मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, एश्योर किया इंडिया को कि हम बॉर्डर पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आपको ट्रूप्स ले जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि लद्दाख साइड सियाचिन में जो बॉर्डर मिलता है यहाँ एलएसी पे, तो उस बार पाकिस्तान ने इंडिया का मान लिया। तो वो एक पॉजिटिव बोल रहा है यहाँ पे कि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था टू डीपन द टाइज, मतलब साउथ एशिया में जिससे ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, पीस आ जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है। यहाँ डिफेंस पे जो दोनों कंट्रीज खर्च कर रही है उसका जो खर्चा है बहुत कम आ जाए, ठीक है। नाउ देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे जो है पिछली बार जो आपको पता होगा न्यूज़ में जो यासीन मलिक का केस चला था, उसका जो ट्रायल था, तो उसको कंडेम किया है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये बोल रहा है कि मतलब इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि ये शायद इंडिया को नहीं करना था, क्योंकि इस तरह ये इशू हाईलाइट हुआ कि मतलब फिर ओआईसी से हमारा जो इंडिया का रिलेशन है वो खराब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो 2019 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थी सुषमा स्वराज, उसको इनवाइट किया गया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर। किसने? ओआईसी ने। तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे, ओआईसी में एज गेस्ट ऑफ ऑनर किसको इनवाइट किया गया था? मिस सुषमा स्वराज, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास सर क्रीक डिस्प्यूट। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सर क्रीक डिस्प्यूट, एग्रीमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ बायलैटरल ट्रेड, रिटर्न ऑफ हाई कमिश्नर्स टू द मिशंस इन दिल्ली एंड इस्लामाबाद, तो डिमिलिटराइजेशन ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। तो ये कुछ इश्यूज है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो सर क्रीक डिस्प्यूट जो है गुजरात साइड से चल रहा है, मतलब ये भी एक मान लो बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान फ्रॉम द गुजरात साइड, ठीक है। तो इंडिया का मैप अगर आप देखोगे गुजरात साइड एंड देन उसके बगल में जो आता है पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। तो देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सी, नाउ लास्ट पॉइंट, मिस्टर डोवाल हैज रिटन दैट बालाकोट बिलीव अवे द मिथ ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर मिथ थी पाकिस्तान की, जो वो मतलब इंडिया को बोल रहे थे हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो बालाकोट स्ट्राइक ने उसको मिथ बना दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे। नाउ उसके बाद जो आर्टिकल आया दैट इज अ क्रिटिकल जंक्चर। A critical juncture मतलब डिस्टिलिंग इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन जीएसटी रेवेन्यूज इज वाइटल बिफोर रिफॉर्म्स आर पुट ऑन होल्ड। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। गुड्स एंड सर्विसेज आपको पता होगा ये एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है, जिसमें क्या क्या आता है। देखिए जीएसटी अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास कंपोनेंट जो आते हैं, देखिए आईजीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, देन स्टेट एसजीएसटी, एसजी, देन दिस सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। सेंट्रल जो अपना सेंटर का खर्चा स्टेट का और इंटीग्रेटेड जो दोनों लगाती है टैक्सेस, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट्स आप याद रखोगे, ठीक है। आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड सी सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए जीएसटी लेवाइज ऑन सिन गुड्स सच एज कार्स। तो यहाँ पे सिन गुड्स की एग्जाम्पल दी गई है। तो सिन गुड्स यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है कार्स। तो अगर कल को आए क्वेश्चन कहीं पे मतलब सिन गुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिन गुड, सो कार इज अ सिन गुड एंड यू विल सी अदर सिन गुड्स, आप थोड़ा सर्च कर लोगे, बट आई विल इंक्लूड देम इन द पीडीएफ एज वेल कि सिन गुड्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ जीएसटी के बारे में आर्टिकल आया, लेकिन आपको जीएसटी के बारे में क्या देखना है, जीएसटी क्या है, कब आया, इसके मुंतलिक रिलेवेंट फैक्ट्स खाली। ये इतना बड़ा आर्टिकल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, फ्रॉम योर प्रीलिम्स या फ्रॉम योर एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जीएसटी कंपनसेशन विंडो एक्सपायर्स दिस मंथ। तो इस मंथ जो है जीएसटी कंपनसेशन, तो जीएसटी कंपनसेशन में थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये जीएसटी कॉम्पनसेशन देखें, कॉम्पेन COMP कॉम्पनसेशन, अगर आप इसको देखोगे, देखिए इसके हिसाब से क्या था। जब मतलब जीएसटी आया तो स्टेट्स ने कुछ अपनी जो टैक्सेस है, जैसे जो वो टैक्सेस लगाते थे, तो उन्होंने उसको हैंड ओवर किया टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सरेंडर किया टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके बदले सेंटर ने उनको कहा कि हम आपको जो रेवेन्यू आपको लॉस हुआ, हम आपको इसके बदले एक कंपनसेशन हर साल दिया करेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन। तो ये होता है एट द रेट ऑफ 14% ग्रोथ रेट, GR। मतलब हाँ, मतलब अगर हाँ मतलब 14% ग्रोथ रेट, अगर मतलब कंट्री का अगर स्टेट का ग्रोथ रेट कितना 14% है, उसका मतलब जितने कलेक्शंस आए 14% जरूर मिलेगा टैक्सेस का, ठीक है। 14% मिलेगा एस जीएसटी कंपनसेशन, ठीक है। तो और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए द एलिफेंट
इन द रूम रिमेन्स इग्नोर्ड, दैट मीन्स हाई इन्फ्लेशन। तो जब भी कोई चीज़ बढ़ जाए मतलब वो बढ़ रही है, लेकिन ये इंग्लिश सेंटेंस है थोड़ा, इसको आर्टिकल के साथ उतना कोई लेन देन नहीं है। तो अब जीएसटी के बारे में आप याद रखोगे, इम्प्लीमेंट कब हुआ, दिस 2017 इन ऑन 1 जुलाई। तो इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे जीएसटी काउंसिल बना, या उसके बाद जैसे दिस आर्टिकल 243 ए, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द आर्टिकल बट आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। आज थोड़ा पहला लेक्चर था तो इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी कम कलेक्ट कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आर्टिकल्स लाया करूँगा उनके बारे में आपको मैं सारे फैक्ट्स बताऊँगा ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी बन जाए, ठीक है। सो देन चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मुड़ते हैं अब। नाउ हियर वी हैव चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन द पैसिफिक आइलैंड्स। तो पैसिफिक आइलैंड्स में चाइना का ग्रोइंग फुटप्रिंट, मतलब चाइना जो है अपना मतलब जो फुटप्रिंट है वो बढ़ा रहा है इन द पैसिफिक आइलैंड्स। अगर आप पैसिफिक आइलैंड्स देखोगे तो पैसिफिक आइलैंड्स पैसिफिक साइड के पैसिफिक ओशन में आते हैं, और ये है बिटवीन 3 कंट्रीज, बिटवीन यू कैन सी दिस चाइना, सॉरी these are between 3 continents, Asia, then Australia, एंड लास्ट वन इज द दिस अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज आती है। तो इनकी एग्जांपल्स अगर आप देखोगे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज इसमें कौन कौन आती है, जैसे मानो फिजी हुआ, ठीक है, फिजी, देन सिंपली इसी तरह मार्शल आइलैंड्स, ठीक है। तो ये तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में टोटल कितनी है, 14 कंट्रीज इसमें आती है, ठीक है। तो चाइना वहाँ जा रहा है, मतलब बोल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि ये एक सुपर पावर बन जाए, ठीक है। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है आपको, द पैसिफिक आइलैंड, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। देखिए द पैसिफिक आइलैंड, द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज आर ए क्लस्टर ऑफ 14 स्टेट्स। तो इसमें 14 स्टेट्स आती है जो किस में है, ट्रॉपिकल जोन ऑफ द पैसिफिक ओशन में। तो ये कंट्रीज कौन कौन है, इनका मतलब मेजर रोल है, दैट दीज कंट्रीज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेजर पावर राइवलरी एज सुप्रीम बोर्ड्स फॉर पावर प्रोजेक्ट एंड लेबोरेटरीज फॉर डेवलपिंग एंड डिमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। तो ये मेन पॉइंट है, इस तरह मतलब इनका मेजर रोल रहा है किसमें, सुप्रीम बोर्ड्स में, और मतलब फॉर मतलब डेवलपिंग लेबोरेटरीज जहाँ मतलब जो न्यूक्लियर टेस्ट है यहाँ हुआ करते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे कंट्रीज जैसे यूएसए इन पैसिफिक कंट्रीज में मतलब अपनी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करता था। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, यहाँ एक रीजन था ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे एबोरिजिनल्स रहती थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया साइड अगर आप ये ऑस्ट्रेलिया की कंट्री देखोगे तो यहाँ एक रीजन था यहाँ शोर पे जिसको हम जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स रहती थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा ये एक डेजर्ट था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, तो यहाँ खाली कुछ मतलब ट्राइबल्स रहते थे जिनको हम एबोरिजिनल्स कहते हैं। तो बाद में जो कॉलोनियलिज्म है उन इंग्लैंड से अमेरिका से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ ऑफ दोज दीज कैकोसॉइड्स मीन्स जो गोरे लोग हैं, ठीक, उनका माइग्रेशन हुआ टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने उसको ऑक्यूपाई करके एबोरिजिनल्स को डिस्प्लेस किया। तो एबोरिजिनल्स जो अब यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटल हो गए, तो उन एबोरिजिनल्स पे क्या है कि मतलब यूएसए अब वहाँ पे टेस्ट्स करने लगा इन आइलैंड्स पे। तो वहाँ फिर उन मिसाइल टेस्ट से जो है एक स्किन डिजीज हो गई। तो इस पर बहुत सारा इशू भी चला था यूएन में। बट ये है कि मतलब वर्ल्ड में तो पूरा ऐसा है कि जो छोटी गरीब कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, मतलब वॉर्स है बाकी है, ठीक है। सो दैट मीन्स दीज स्टेट्स रिमेन एट दीज आर मार्जिनल स्टेट्स। तो ये जो डिप्रीव्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो अब कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं इसमें, देखिए एक तो आता है लार्ज इन द ट्रॉपिकल जोन बिटवीन एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका के बीच आता है कौन, पैसिफिक कंट्रीज। तो इसमें कौन कौन आती है, कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नोआरो, न्यू, पलाउ, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू एंड वेन्यूटा, ठीक है। तो इसके हाँ, तो ये 14 कंट्रीज इसमें आते हैं। तो इनको मैं मेंशन करूंगा, आपको ज़रूरत नहीं है मतलब, हाँ लेकिन हाँ एक चीज़ आप करेगा, एक मैप वर्ल्ड का और इंडिया का फिजिकल मैप आप दीवार के साथ चिपकाएगा, तो इन चीज़ों को देखा करे फिर मैप पे जो मैं यहाँ पढ़ाया करूँगा, ठीक है। उसके बाद 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस पूरे पैसिफिक आइलैंड्स को, एंड दीज आर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो अगर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया कभी आए तो ये पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक कंट्रीज जो
है 14 कंट्रीज, उनको बांटा जाता है 3 पार्ट्स में, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो इनका क्या है, देखिए दे हैव सम ऑफ द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है बहुत बड़े बड़े एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर आप देखोगे क्या होता है, देखिए क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर ये कोई कंट्री है और ये है, यहाँ से है ओशन, ठीक है, यहाँ से है वाटर, तो ये कंट्री जो है कहाँ तक इस मतलब फिशिंग रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर सकती है, मतलब जहाँ तक इसको कोई और कंट्री मतलब कोई इस पे लीगल एक्शन नहीं लगेगा, मतलब कोई क्राइम नहीं लगेगा, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब एक्सक्लूसिवली यही कंट्री खाली उन रिसोर्सेज को यूज कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है बिग ओशन स्टेट्स। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड बिग ओशन स्टेट्स। तो कभी अगर क्वेश्चन आए बिग ओशन स्टेट्स रेफर्स टू these it refers to Pacific countries, 14 Pacific countries like this हाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये जो अब यहाँ पे आ रहा है, देखिए क्रिबती एंड एफएसएम बोथ पीआईसीज मतलब पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैविंग ईईजेड्स लार्जर देन दैट ऑफ इंडिया। तो जो ये क्रिबती है एंड एफएसएम है, एफएसएम मतलब फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है, एफएसएम यहाँ पे है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। तो इनकी जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बहुत बड़ी है, इंडिया से भी बड़ी है। तो ये कभी अगर क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रिबती एफएसएम है, ठीक है, तो ये कभी आपको आ सकता है कि इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किन कंट्रीज का बड़ा है इंडिया से, तो मे बी आपको वहाँ बहुत बड़ी कंट्री दे दे, ब्राजील वो ये, तो आप याद रखोगे क्रिबती एफएसएम, ठीक है, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बहुत लार्जर है देन द इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे व्हाट डू चाइना सीक टू अचीव फ्रॉम द पीआईसीज, तो हाँ जो चाइना का अब एम्बिशन है वहाँ पे देखो, चाइना दे आर लोकेटेड बियॉन्ड चाइनाज फर्स्ट आइलैंड चेन। तो फर्स्ट आइलैंड चेन जो चाइना की है उससे बियॉन्ड है, लेकिन हाँ इनका यहाँ पे ये है कि हाँ तो चाइना का यहाँ जो पॉलिसी है फार सीज पॉलिसी ऑफ चाइना है टुवर्ड्स दिस पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। तो इससे चाइना को मतलब जो उनका ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है, जैसे नेवी हुआ, डिफेंस हुआ, बाकी इन्वेस्टमेंट्स हुआ, वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है यहाँ पे ओनली 4 पैसिफिक ओशन कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज तुवालू, पलाओ, मार्शल आइलैंड्स एंड नौरा करंटली रिकॉग्नाइज ताइवान। तो ताइवान आपको पता होगा ये एक रीजन है इन द दिस चाइना, तो इसकी कैपिटल ताइपी है। तो लेकिन बहुत सारे अमेरिका बाकी वो सब ताइवान को एज इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, बट चाइना मानता है कि ये हमारा पार्ट है, तो इसलिए ये हमारा ही है। तो कभी भी मिलिट्री इन्वेजन ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि कभी भी मिलिट्री इन्वेजन इस पार्ट पर हो सकता है। तो तुवालू, पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स एंड नौरा, तो दीज आर द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, 4 आइलैंड कंट्रीज जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। और बाकी आइलैंड कंट्रीज तालिबान को इस सॉरी दिस ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो बोलती है ये चाइना का ही पार्ट है। तो जैसे इंडिया का भी यही स्टैंड है कि दिस इज द पार्ट ऑफ चाइना, तो इंडिया इस पे साइलेंट है, ठीक है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइनाज लेटेस्ट मूव, तो चाइना ने एक सिक्योरिटी डील साइन की थी विद द सोलोमन आइलैंड्स अप्रैल 22 में, तो जिसमें रीजनल कंसर्न्स उठे। तो चाइना फिर उस मतलब जो वहाँ सोलोमन आइलैंड्स के साथ जो डील हुआ तो वो कंट्रोवर्शियल डील थी, तो उस पर रीजन ने फिर मतलब काफ़ी हल्ला उठाया था, ठीक है। तो देखिए उसके बाद जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है, हाँ इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक एरियाज में ये कॉपरेशन चाहती है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो 6005133199, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर 6005133199, ठीक है। बट आप याद रखोगे कि आप फ़ोन सिर्फ शाम 7 बजे के बाद कर सकते हो, आधे घंटे के लिए 7:30 तक, उसके बाद में फ़ोन नहीं उठा सकता। जो भी डाउट्स होंगे तो आप बोल सकते हो, ठीक है। Now, the Bihar government is caste count. Why has the state BJP backed the exercise while the center is opposed to a caste census? तो देखिए यहाँ पे कास्ट सेंसस है, मतलब कास्ट सेंसस जो है मतलब सारे कास्ट, सब कास्ट कम्युनिटीज़ को गिनना, उनका कास्ट करना, उसको बोलते हैं कास्ट सेंसस। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है 1931
कास्ट सेंसस, सीसी कास्ट सेंसस, 1931 कास्ट सेंसस। तो ये मैं मैगजीन में जो है पीडीएफ में जो है इंक्लूड करूंगा, तो अच्छे से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो बात करते हैं, देखिए यूनियन गवर्नमेंट जो है वो मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर देखिए यूनियन गवर्नमेंट और बिहार दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। अब जो अगर इश्यूज इसमें अगर मीन्स परस्पेक्टिव से अगर आप देखिए, अगर आप मीन्स लिख रहे हैं केएस का, यूपीएससी का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि जो ये है दिस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एसईसीसी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके मतलब पॉजिटिव्स बोलिए और नेगेटिव्स बोलिए। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव्स ये है मतलब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पता चलेगी, पॉवर्टी पता चलेगी। तो नेगेटिव्स ये है कि मतलब ये कम्बरसम एक्सरसाइज है, इसे और फर्दर डिवीजन हो सकता है ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, देखिए बेटा नाउ आई विल टेल यू वन थिंग। देखिए तो बिहार जो है, बिहार का अभी केस चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको वर्ड मिलेगा एक सी, SECC, Socio-Economic Caste Census, stating that a caste census except those that for scheduled castes and tribes done traditionally is unfeasible, administratively difficult and cumbersome. In the case of Bihar, the BJP central leaders feel that the demand for a caste census in the state is an attempt to revive mandal politics. तो यहाँ पे ये वर्ड आप इंपॉर्टेंट रखोगे, मंडल पॉलिटिक्स। तो मंडल पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद व्हाट? It is associated with socio-economic caste census, and with which state it is associated with बिहार स्टेट, ठीक है। तो ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मंडल पॉलिटिक्स किसके साथ, मंडल कमीशन या मंडल पॉलिटिक्स किसके साथ एसोसिएटेड है? बिहार के साथ। एंड ये किस इसमें आती है दिस सेंसस में? इट इज सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। So then, according to a rough estimate, 14% of the population constitutes this vote bank. तो ये भी खतरा बोल रही है कि अगर ऐसा सेंसस किया जाए तो वोट बैंक पॉलिटिक्स चल सकती है इंडिया में, ठीक है। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कास्ट काउंट? तो ये मुझे लगता है दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एसएसबी, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बन सकता है ऑब्जेक्टिव, हाउ सच एक्सरसाइज हैपेंड इन अदर स्टेट्स। तो क्या बाकी और स्टेट्स में कहीं पे कास्ट सेंसस हुआ है? हाँ जी, देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ कमीशन टू फॉर्मुलेट ए मेथडोलॉजी टू कैलकुलेट कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है उन्होंने कमिटमेंट की है कि मतलब जो है कास्ट अपॉइंटेड, उन्होंने कमीशन एक बनाया है जो मतलब मेथडोलॉजी कि कास्ट वाइज पर्टिकुलर्स हम कलेक्ट करें। उसके बाद स्टेट्स जैसे कर्नाटका, उड़ीसा एंड तेलंगाना हैव कैरीड आउट कास्ट काउंटर्स कॉलिंग इट अ सोशो इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कर्नाटका, उड़ीसा एंड तेलंगाना ने कास्ट काउंट सर्वे दिस कैरी आउट की है, ठीक है। नाउ उसके बाद दिस यहाँ पे गिस्ट लिखा है, तो गिस्ट मतलब इसी का छोटा, ठीक है। तो वो आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। Now Pandit, see this is very much important topic from your SSB point of view। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केएस के लिए भी और एसएसबी के लिए भी, ठीक है। तो मे बी कि मतलब मेंस में भी भजन सोपोरी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, देखिए पंडित भजन सोपोरी पासेस अवे, ही एनविजन्ड हिज म्यूजिक एज कल्चरल ब्रिज बिटवीन वैली एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो इसका म्यूजिक जो है एक कल्चरल ब्रिज बना बिटवीन कश्मीर वैली एंड द इंडिया। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आल्सो, तो यहाँ ये आप याद रखोगे, देखिए पंडित भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो दोनों इसके नाम है, ठीक है। तो ये देखिए शिव कुमार शर्मा आप इनका नाम याद रखोगे, और पंडित भजन सोपोरी तो कहाँ से कहाँ तक, तो ये भी इन्हीं का नाम है, पंडित भजन सोपोरी या शिव कुमार शर्मा जी। तो इनका जो ये जन्म हुआ था 1948 में और चल बसे 2022 में। तो 1948 में इनका जन्म हुआ और 2022 में ये चल बसे, मतलब हाल ही में चल बसे। तो इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है डाइड ऑफ कैंसर इन गुरुग्राम हॉस्पिटल, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देखिए इस न्यूज़ को आप सीधे कट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको जो न्यूज़ पेपर वाला लिखता है, एडिटर लिखता है, ही राइट्स फॉर द पब्लिक नॉट फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट्स और फॉर एसएसबी स्टूडेंट्स, ओके। देखिए इन्होंने नर्चर किया शिवाइत, सूफी एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशंस इन कश्मीर फॉर जनरेशंस। तो यहाँ पे याद रखोगे म्यूजिक में जो शिव कुमार शर्मा जी है या पंडित भजन सोपोरी, तो ये क्या थे, पहले संतूर लेजेंड थे, ठीक है,
1948 से 2022 तक जिए। उसके बाद इन्होंने नर्चर किया शिवाइत, सूफी एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशंस इन कश्मीर फॉर जनरेशंस। तो ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाइत, सूफी एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशंस। तो मतलब मे भी आपको पूछ सकते हैं कोई और ट्रेडिशन आसाम का वासाम का, तो वो इनके साथ रिलेटेड नहीं होगा। तो इनके साथ रिलेटेड है एक तो शिवाइत, ठीक है, शिवाइत, सूफी एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक्स। ओके ना, उसके बाद हाँ, तो इसके बाद इनमें इनके जो म्यूजिक्स में किसका मैसेज हुआ था, इंसानियत का, ह्यूमनिज्म का मैसेज इनकी इस कलाम में थी। तो हाँ, वर्ल्ड कॉल्ड हिम द सेंट ऑफ संतूर। सो इसको बोलते थे सेंट ऑफ संतूर। तो आप याद रखोगे सेंट ऑफ संतूर किसको कहते हैं, पंडित भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। तो सेंट ऑफ संतूर, तो इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए और इनका इनका क्या था इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स एंड तराना वतन। तो तराना वतन आप याद रखोगे, अगर ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि तराना वतन किसने लिखा, ठीक है। देखिए तराने वतन, तो तराने वतन इनका एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है। पेट्रियाटिक सॉन्ग मतलब जो इन्होंने वतन पे लिखा है, जो इन्होंने अपने मतलब मुल्क पे या अपनी स्टेट पे लिखा है, ठीक है। हिज वास्ट रिपोर्टर रेपरिटोयर हैज़ कंपोजिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम नाथ्स, इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग्स एंड वैदिक चांट्स। तो इसके जो मतलब ये म्यूजिक था, इसमें मतलब नाथ और मतलब वैदिक वर्सेस वो भी मतलब कंबाइंड थी। तो मतलब ये सेक्युलर शायर था, ठीक है, मतलब दोनों नाथ्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट किए थे और वैदिक चांट्स भी। ही ड्रीव हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ सेंट्स लाइक ललेश्वरी एंड गनी कश्मीरी। तो ये आप याद रखोगे जिनसे इसको इंस्पिरेशन मिली, एक तो ललेश्वरी है और है गनी कश्मीरी, ठीक है। तो बॉर्न कहाँ हुए, ये श्रीनगर में बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो कभी आ सकते हैं मतलब वायर ही वॉज बॉर्न, तो बॉर्न इन श्रीनगर नॉट इन सोपोर। देन शंकर पंडित एंड ग्रैंड फादर समसार चंद सोपोरी, हिज फादर शंभुनाथ सोपोरी हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका फादर जो था शंभुनाथ सोपोरी थे। तो वो उनको बोला जाता था फादर ऑफ म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का फादर ऑफ म्यूजिक कौन है, शंभुनाथ सोपोरी। तो वो फादर थे किसके, शिव कुमार शर्मा के या पंडित भजन सोपोरी के। कॉल्ड द दिस हु इज द लेजेंडरी संतूर प्लेयर, ठीक है। एंड कश्मीरी इंट्रोड्यूस्ड पीटी सोपोरी टू द फैमिली इंस्ट्रूमेंट एट ए यंग एज। तो उन्होंने इसको मतलब एक्सपोजर दिया इसका संतूर का फ्रॉम द यंग एज, ठीक है। तो हाँ, और एक इसमें याद आप चीज़ रखोगे, ओ सॉरी सॉरी, देखिए बेटा, यहाँ पे आप याद रखोगे पासिंग ऑफ द पंडित शिव कुमार शर्मा, द न्यूज़ ऑफ द डिमाइस। हाँ, तो यहाँ पे देखो पहला कुछ दिन पहले डेथ हुई थी शिव कुमार शर्मा जी की। तो मुझे थोड़ा गलत हुआ, मैंने बोला आपको शिव कुमार शर्मा और पंडित भजन सोपोरी एक है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, एक्सट्रीमली सॉरी। तो शिव कुमार शर्मा जी कुछ पहले दिन कुछ चल बसे और अब चल बसे पंडित भजन सोपोरी, तो ये आप करेक्ट कर लोगे। तो पंडित भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा के बारे में मैं आपको डिटेल्स कल के न्यूज़ एनालिसिस में दे दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि आज पहला लेक्चर था तो इसीलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स कलेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया इसराइल सिक्स लिंक्स ऑन फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हाँ, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क मिलिट्री ट्रेनिंग टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, तो ये हमने अभी पढ़ा। तो हाँ, डीआरडीओ और इसराइल्स डायरेक्टोरेट फॉर डिफेंस आर&डी। तो हाँ, कभी ये आ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया और इसके बीच का जो एग्रीमेंट है किस किस के बीच है। तो डीआर एक तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल डायरेक्टोरेट फॉर डिफेंस। तो ये डिफेंस रिसर्च के मतलब डिफेंस कॉपरेशन में किस किस का एग्रीमेंट है इंडिया में और इसराइल में, डीआरडीओ और इसराइल डायरेक्टोरेट फॉर डिफेंस ऑफ आर&डी। तो ये आप याद रखोगे ये पॉइंट। तो हाँ, उसके बाद जो इसराइल वो हेल्प कर रहा है इन मेक इन इंडिया विजन, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। हाँ, तो अब जो दो कंट्रीज का है, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी जो है कंट्रीज में, दोनों कंट्रीज में नहीं है। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखोगे क्या हुआ, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, तो इसका मतलब होता है जब भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे, ये मानो एक कंट्री, ये दो कंट्री, यहाँ से यहाँ जाएंगी गुड्स और यहाँ से यहाँ जाएंगी गुड्स, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा बिटवीन द टू कंट्रीज। तो
देखिए, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इस पे लगता है कस्टम ड्यूटी, इस पे लगता है टैरिफ। मतलब अगर सपोज हम इंडिया मतलब कोई चीज़ बेच रहे हैं टू द अमेरिका, तो अमेरिका वहाँ क्या करेगी, हमारी चीज़ों पे वहाँ अब हमारे जो एक्सपोर्ट है उन पे टैरिफ लगाएगी, ताकि मतलब उनका डोमेस्टिक मार्केट ख़राब ना हो, तो उसको बोलते हैं हम टैरिफ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये टैरिफ्स नहीं होते हैं, ये कस्टम ड्यूटी नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत कम की जाती है, ताकि मतलब जो है ट्रेड वो और ज़्यादा बूस्ट कर पाए बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दीज इसराइल एंड इंडिया नहीं है। तो अब आप सर्च करोगे, आपके लिए जो काम है होमवर्क, तो कल से मैं आपको डिटेल में बता दूंगा एफटीए किस किस के साथ है इंडिया का, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस इंडिया के साथ किस किस का है, ठीक है। नाउ उसके बाद जो हमारा और एक टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन दिवास्थल सीज फर्स्ट लाइट। Once trained using artificial intelligence tools, the telescope can help track transit such as supernova, space debris and meteoroids. तो दिवास्थल जो है ये कहाँ है, देखिए, इट इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये जो मिरर टेलीस्कोप आप याद रखोगे, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवास्थल सीज फर्स्ट लाइट। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, इट इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर्स ऑन द देवास्थल ऑब्जर्वेशन कैंपस ऑफ द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है अबाउट द लिक्विड टेलीस्कोप। ये है 2450 मीटर ऑल्टीट्यूड पे, देवास्था में है ऑब्जर्वेशन, जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज इन आई थिंक इन इट इज़ इन दिस उत्तराखंड, बट यस यस इट इज़ इन उत्तराखंड, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उत्तराखंड, देवास्थल इन उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी याद रखोगे, देखिए तो यहाँ पे आप उत्तराखंड याद रखोगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में है, नैनीताल में, इन आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। तो हाँ, तो ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो हाँ, इसमें क्या लगता है, 50 लीटर्स ऑफ मरकरी वेइंग क्लोज टू 700 किलोग्राम्स इज सुपन हार्ड टू फॉर्म अ पैराबोलिक मिरर ऑफ जस्ट 4 mm थिकनेस। तो इसके ये टेलीस्कोप क्या काम करेगा, देखिए सुपरनोवा, सुपरनोवा मतलब जो सितारे जब बर्न हो जाते हैं तो उनको स्पेस डेब्रीज जो है, मतलब जो स्पेस में फिर कॉमेट्स टूटते हैं, बाकी टूटते हैं उनको, और मीटियोराइट्स, ठीक है, जो भी मतलब बाहर से अर्थ की तरफ आती है, 2000 मीटियोराइट्स, तो उनको आइडेंटिफाई करेगा ये टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसका जो मिरर है किसका, 50 लीटर्स ऑफ मरकरी, 700 kg के, वो सुपन किए गए हैं अराउंड दिस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवास्थल, ठीक है। तो वंस इट स्टार्ट्स मेकिंग ऑब्जर्वेशंस द टेलीस्कोप विल कलेक्ट गीगाबाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे, देखिए इसको, इस टेलीस्कोप को जो है, देखिए 1 सेकेंड, zenith it stares at the zenith and watches the sky at the as the earth rotates। तो ये स्काई को देखता है जब अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद आप याद रखोगे, इसको बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंट्रीज, लाइक आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिए, दिस द टेलीस्कोप हैज़ बीन बिल्ट बाय अ कोलाब्रेशन ऑफ साइंटिस्ट्स फ्रॉम कनाडा, बेल्जियम एंड इंडिया। तो यहाँ पे बहुत जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में जिसमें हेल्प किया है, कोलाबरेट किया है इंडिया के साथ, कौन कौन, एक तो है बेल्जियम और दूसरी है कौन, कनाडा, ठीक है, कनाडा एंड बेल्जियम, ठीक है। तो नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। नाउ उसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है, मोदी एश्योर्स श्रीलंका ऑफ इमीडिएट फर्टिलाइजर सप्लाई। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याला सीजन कल्टीवेशन आप याद रखोगे। याला एक क्रॉप है जो श्रीलंका में ग्रो होता है, याला, ठीक है। तो याला कल्टीवेशन, जैसे आपको पता होगा श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे मतलब स्टूडेंट्स के लिए पेपर्स नहीं थे, तो फिर मतलब फर्टिलाइज़र भी उन्होंने बंद ही कर दिया, कहा कि आप ग्रीन फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कर लो। तो वहाँ का पीएम भी चेंज हो गया है, जैसे मतलब पहले था राजपक्सा, तो उसको रिप्लेस किया गया है। अब जो न्यू पीएम है उसका नाम आप सर्च करोगे, ठीक है।
तो एंड आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। हु इज द, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन है नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। आफ्टर क्राइसिस कौन बने नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू नाउ। तो इंडिया ने उस पर उसके बाद एक्सटेंड किया बहुत सारे लोन, जैसे 3.5 बिलियन का लोन दिया टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो याला आप इंपॉर्टेंट क्रॉप याद रखोगे कहाँ ग्रो होता है, श्रीलंका में। तो अगर आए कि मतलब इंडिया ने किस इनिशिएटिव में सपोर्ट किया था दिस श्रीलंका को, किस क्रॉप में, कौन सा फर्टिलाइजर किस क्रॉप के लिए, तो याला फर्टिलाइजर, याला क्रॉप, सॉरी। तो उसके बाद देखिए, श्रीलंका इज नाउ काउंटिंग द स्विफ्ट अराइवल ऑफ 65,000 टन फर्टिलाइजर कंसाइनमेंट फ्रॉम इंडिया। तो फर्टिलाइजर जो है वो मिलेगा फ्रॉम द इंडिया। नाउ रुश्दी ऑन क्वीनस ऑनर लिस्ट, और देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ आई है, इट इज अबाउट रुश्दी ऑन क्वीनस ऑनर लिस्ट और 40 ब्रिटिश इंडियंस टू बी ऑनर टू मार्क द क्वीनस प्लेटिनियम जुबली। तो ब्रिटिश में क्या हो रहा है, एक प्लेटिनियम जुबली हो रही है टू ऑनर द क्वीन, टू ऑनर द क्वीन। तो इसमें जो है बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो प्लेटिनियम जुबली, क्वीनस प्लेटिनियम जुबली, प्लेटिनियम जुबली आप याद रखोगे, प्लेटिनियम जुबली, कभी गोल्डन जुबली आता है, तो यहाँ पे है प्लेटिनियम जुबली, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज प्लेटिनियम जुबली। तो इसमें जो है सलमान रुश्दी जो है, जो इंडिया का एक ऑथर था, प्लेटिनियम जुबली ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। तो एलिजाबेथ सेकंड आप यहाँ पे याद रखोगे कौन है, प्लेटिनियम जुबली किसकी, एलिजाबेथ ELZ सेकेंड, एलिजाबेथ सेकेंड की, ठीक है। तो उसकी प्लेटिनियम जुबली, तो उस पर ऑनर किया गया 40 ब्रिटिश इंडियंस को, मतलब जो इंडिया के हैं और ब्रिटिश में काम कर रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं, तो जो उनने सर्विस दी है यूके को। द कंपेनियन ऑफ ऑनर इज अ स्पेशल अवार्ड ग्रांटेड टू दोज हु हैव मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स, साइंस, मेडिसिन और गवर्नमेंट लास्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सा ऑनर दे रहे हैं वहाँ पे, कंपेनियन ऑफ ऑनर, तो कंपेनियन ऑफ ऑनर। तो अगर आप देखोगे अभी ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि दिस रुश्दी हैज बीन गिवन व्हाट, कंपेनियन ऑफ ऑनर इन यूके फॉर हिज सर्विसेज, ठीक है, फॉर हिज सर्विसेज। हु हैव मेड अ मेजर, तो ये किस किस फील्ड में मिलता है, आर्ट्स, साइंस, मेडिसन या गवर्नमेंट भी, ठीक है, जिसने कुछ अच्छी सर्विसेज दी हो ह्यूमन्स को, ठीक है। तो अदर जो बाकी ऑनर्ड हुए हैं इसमें, देखिए इसमें है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर अविनेश मित्तर गोयल, अविनेश मित्तर गोयल है। उसके बाद चेयर ऑफ केयर इंग्लैंड फॉर सर्विसेज टू सोशल केयर एंड फिलैंथ्रोपी। तो और एक नाम है यहाँ पे अविनाश मित्तर गोयल। तो अविनाश मित्तर गोयल भी इस जो कंपेनियन ऑफ ऑनर है उसमें उनका जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू अ रिकॉर्ड 23.33 बिलियन लास्ट मंथ। तो ट्रेड डेफिसिट होता है बिटवीन, देखिए अगर ये एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, मानिए ये है इंडिया और यहाँ से हो रहा है यहाँ एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट, और यहाँ से मान लो यहाँ से भी, और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर अब इंपोर्ट जो है हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे यूएसए से, मतलब वहाँ से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगी, तो हमारा जो इंपोर्ट बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो इससे जो ट्रेड डेफिसिट है वाइडन होगा। तो ट्रेड डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत मतलब बढ़ गया है, $23.33 बिलियन, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही है। और उसके बाद अगर आप चलोगे, अब लास्ट पे जो है सपोर्ट्स में लिखा है स्वाइटिक वन स्टेप अवे फ्रॉम अ सेकंड क्राउन, शी टेक्स ऑन गोवा हु इज द यंग ग्रैंड स्लैम फिनालिस्ट सिंस मारिया शरापोवा वन विंबलडन इन 2004। तो स्वाइटिक न्यूज़ में आई है, तो उतना खास भी नहीं, लेकिन आप याद रखोगे ये क्या खेल रही है, ग्रैंड स्लैम खेल रही है और कहाँ पे खेल रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा, देखिए वो अच्छा आपके लिए और एक क्वेश्चन जो ये बोलिए कि हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप किस कंट्री में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस इतना है, तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, इसको मैक्सिमम शेयर किया करें ताकि मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मतलब जो है उनको मतलब करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम ना हो। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू।